सौतेली माँ के डर से छत पर छुप गई जहां एक जिनज़ादा सोया था। नींद से जागा तो मैं रो रही थी। वो देखते ही बोला, सुभान अल्लाह। मेरा नाम बिनेश है। मेरी जिंदगी का तारीख सफा जिसे मैं हमेशा के लिए अपनी याद से खुरच देना चाहती हूँ, मगर कुछ वाकयात हमारी जिंदगी में परछाई की तरह होते हैं, ना चाहते हुए भी साथ साथ चलते हैं। लाख कोशिश के हम उन्हें भुला नहीं पाते, उनसे पीछा छुड़ा नहीं पाते। मेरी जिंदगी का भी वो तारीख बाप जिसे बंद हुए बरसों बीत चुके हैं, मगर आज भी मैं खुद से सवाल करती हूँ कि अगर ऐसा ना होता तो क्या होता। बिनेश, बारिश आने वाली है, तार से कपड़े उतार कर अंदर ले जा। पता नहीं हकीम साहब अभी तक घर क्यों नहीं आए। मौसम बहुत खराब है, लगता है आज तूफानी बारिश होगी। ये कहते हुए अम्मी कमरे में चली गईं। मैंने तार वजह से रो रहा था। अम्मी ने उसे दवाई पिलाई और गोद में उठाकर उसे चुप कराने लगी। इतने में निदा और कासिम ट्यूशन से घर चले आए। उन्हें देखते ही अम्मी ने कहा, शुक्र है तुम लोग घर आ गए, मैं बहुत परेशान हो रही थी। बिनेश, बहन भाई को खाना गर्म करके दे, शाम होती जा रही है, मौसम बहुत खराब है, अगर लाइट चली गई तो पता नहीं कब आए। मैंने कहा, जी अम्मी। मैं किचन में चली गई। भाई और बहन ने बैग रखा, हाथ धोकर खाना खाने के लिए किचन में ही चले आए। मैंने खाना गर्म करके सालन प्लेटों में डाला ही था कि लाइट चली गई। अम्मी की आवाज आई, आए हाय कमबख्त, चली गई बिजली, पता नहीं अब कब आए। दिनेश, मोमबत्ती जला ले। मैंने कहा, जी अम्मी, जला रही हूँ। अम्मी बोली, बाहर तो गरज चमक शुरू हो गई है, नहीं आए तो हकीम साहब नहीं आए। 100 मरतबा उन्हें कह चुकी हूँ कि हकीम साहब। अम्मी बोली, बाहर तो गरज चमक शुरू हो गई है, नहीं आए तो हकीम साहब नहीं आए। 100 मरतबा उन्हें कह चुकी हूँ कि हकीम साहब मुझे सादा मोबाइल ही ले दें, बंदा खैर खैरियत तो पूछ ही लेता है, मगर मजाल है जो उनके कान पर जूं रेंगती हो। मैं ही पागल हूँ जो खपती रहती हूँ। बिनेश, तू भी खाना खा ले, खाना खाओ और बिस्तरों में घुस जाओ क्योंकि बिजली अब नहीं आती। अगले ही लम्हे गरज चमक के साथ तेज बारिश शुरू हो गई। छोटा भाई सो चुका था। अम्मी ने उसे बिस्तर पर लिटाया और बोली, शुक्र है सो गया। हमने खाना खत्म किया। मेरे छोटे बहन भाई अपने अपने बिस्तर में सोने के लिए चले गए। बाहर धुआंधार बारिश शुरू हो चुकी थी। मैं कमरे में आई और बोली, अम्मी, आपके लिए खाना ले आऊं? अम्मी ने कहा, नहीं, मेरा दिल नहीं कर रहा है। मैंने कहा, अम्मी, मौसम खराब होने की वजह से अब्बू कहीं रुक गए होंगे, आप परेशान। अम्मी खामोशी से बाहर बरसती बारिश को देख रही थी। मैं दोबारा किचन में गई, बर्तन धो कर रखे, मोमबत्ती कमरे में ले आई और अपने कमरे में चली गई। मेरे कमरे की खिड़की खुली थी। मैं खिड़की के करीब बैठकर बरसती बारिश को देखने लगी। मैं 6 साल की थी जब अम्मी हार्ट अटैक की वजह से दुनिया से चली गईं। अम्मी के दुनिया से जाने के बाद अब्बू दूसरी शादी नहीं करना चाहते थे क्योंकि अम्मी और अब्बू की पसंद की शादी थी। अम्मी और अब्बू के दरमियान जो मोहब्बत थी, सारा खानदान उसका गवाह था। अब्बू अम्मी की नागहानी मौत से बहुत दुखी थे। खैर, जैसे तैसे 1 साल बाद खानदान वालों ने जबरदस्ती अब्बू की शादी करा दी। अब्बू की शादी तो हो गई, मगर मेरी सौतेली अम्मी अब्बू के दिल में मेरी अम्मी की मोहब्बत से हमेशा नाला रही। बहरहाल अब्बू ने हमेशा अपनी जिम्मेदारियां पूरी की, बल्कि वो मेरी ख्वाहिशात को पस से पुश डाल देते थे, लेकिन मेरे सौतेले बहन भाई की ख्वाहिश जरूर पूरी करते ताकि अम्मी ये महसूस ना करें कि अब उन्हें या बच्चों को इग्नोर कर रहे हैं। कासिम 4th क्लास में पढ़ रहा था और निदा 3री जमात। सबसे छोटा भाई 10 महीने का था। उसका नाम इब्राहिम है। मेरी उम्र 17 साल थी। अम्मी का रवैया मेरे साथ हमेशा ही सर्द रहा था और ये अब्बू भी जानते थे, मगर वो खामोश रहते और अम्मी की कड़वी बातों को भी खामोशी से पी जाते। 2 घंटे मुसलसल मूसलाधार बारिश होती रही। खुदा खुदा करके बारिश थमी तो थोड़ी देर बाद लाइट आ गई। अम्मी ने फौरन मुझे पुकारा, दिनेश, बिजली आ गई है, अपने अब्बू का बिस्तर ठीक कर ले, वो आते ही होंगे। मैंने कहा, ठीक है अम्मी। मैंने अब्बू का बिस्तर ठीक किया। इतने में
दरवाजे पर जोर जोर से ठीक कर ले, वो आते ही होंगे। मैंने कहा ठीक है अम्मी। मैंने अब्बू का बिस्तर ठीक किया। इतने में दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। मैं दरवाजा खोलने के लिए जाने लगी तो अम्मी ने कहा रुक जा, मैं जाती हूँ, तेरे अब्बा आ गए हैं। अम्मी ने दरवाजा खोला। दरवाजे पर दादा और बड़े चाचा खड़े थे। उन्होंने चारपाई उठा रखी थी। दादा, बड़े चाचा, छोटे चाचा, खानदान के चंद बुजुर्ग और कुछ मोहल्ले वाले भी थे। बड़े चाचा ने चारपाई नीचे रखी। अम्मी ने कहा अब्बा जी क्या है ये सब, हकीम साहब कहाँ हैं? मैं सुबह से उनकी राह देख रही हूँ। दादा रोने लगे। उन्होंने आगे बढ़कर अम्मी के सर पर हाथ रख दिया। अम्मी पीछे हट गई और बोली क्या हो रहा है? चारपाई पर कौन लेटा है? बड़े चाचा ने चादर हटाई। अब्बू चारपाई पर ऐसे लेटे थे जैसे गहरी नींद सो रहे हों। बड़े चाचा ने कहा मैंने अब्बू को उठाते हुए कहा अब्बू उठ जाएं। अब्बू आप हमें अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हैं? अम्मी तो सख्ते में ही चली गई थी। आम दिनों में अम्मी अब्बू के घर लेट आने पर इतनी परेशान नहीं होती थी जितनी आज परेशान हो रही थी। सुबह अब्बू के घर से जाने के 2 घंटे बाद से अम्मी बार बार यही कह रही थी कि हकीम साहब मुझे फोन खरीद कर नहीं दे रहे। आज फोन होता तो मैं हकीम साहब से कहती कि कम से कम आज तो घर जल्दी आ जाएं। पता नहीं आज मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। हकीम साहब जल्दी घर आ जाते तो मैं उनके साथ अपनी बहन के घर चली जाती। मेरा दिल बहल जाता। हम पर तो एक तूफान गुजर गया। अब्बू के कुल हुए, चहलम हुआ। अम्मी बिल्कुल खामोश हो चुके थे। निदा और कासिम बहुत गमजदा थे। अब्बू की अचानक जुदाई को वो कबूल नहीं कर रहे थे। अब्बू के बगैर मेरा क्या बनेगा? मैं करूंगी? 11 साल पहले अम्मी को खोया और आज अब्बू भी मुझे अकेला छोड़ गए। हमारे घर गम की काली चादर तनी हुई थी। बच्चों की आवाज कानों से टकरा जाती तो ठीक, वरना गहरी खामोशी रहती। ऐसा लगता जैसे अब्बू के जाने के बाद अम्मी मुझसे नाता ही तोड़ चुकी थी। अब्बू को दुनिया से गए 6 महीने बीत चुके थे। एक दिन अम्मी कमरे में जोहर की नमाज के बाद कुरान पाक की तिलावत करके फारिग हुई। अम्मी कमरे में आई और कहने लगी बीनिश, रात के खाने पर बहुत खास मेहमान आ रहे हैं, उनके लिए खाना तैयार करना है। एक तो तुम मेरे साथ रात के खाने की तैयारी करवाओ और उसके बाद अच्छे कपड़े पहनकर तैयार हो जाना। मैंने पूछा अम्मी कौन आ रहा है? अम्मी ने कहा रिश्ते वाले आ रहे हैं तुम्हें देखने के लिए। ये कहकर अम्मी कमरे से चली गई। अम्मी की बात सुनकर मैं तो साकित वहीं खड़ी रह गई। रिश्ते वाले? अम्मी मेरी शादी करना चाहती हैं। अब्बू के दुनिया से जाने के बाद वो मुझसे इतनी जल्दी तंग आ गई हैं। अम्मी की आवाज आई बीनिश क्या करने लग गई हो, जल्दी आओ। मैं किचन की तरफ चल पड़ी। मैंने मैट्रिक अच्छे नंबरों से किया था। कॉलेज में दाखिला लेना चाहती थी मगर अम्मी ने मेरा कॉलेज में दाखिला ना होने दिया। फिर मैंने एफए का प्राइवेट इम्तिहान दिया और एफए भी अच्छे नंबरों से कर लिया, लेकिन इसके बाद मैं तालीम जारी ना रख सकी। अम्मी ने हमेशा यही कोशिश की कि जितना पढ़ लिया है वो काफी है और इसमें वो काफी हद तक कामयाब भी रही। मैं किचन में गई और बोली अम्मी आप मेरी शादी इतनी जल्दी क्यों कर रही हैं? वो बोली इतनी जल्दी मतलब पूरे 17 साल की हो गई हो। तेरा बाप दुनिया से चला गया है, तुझसे छोटे तेरे बहन भाई हैं, किस किस को पालूंगी? तू अपने घर की हो जा ताकि तेरी जिम्मेदारी से तो मैं फारिग हूँ। मैं खाना बनाने में अम्मी का हाथ बचाने लगी। मुझे जिम्मेदारी से तो मैं फारिग हूँ। मैं खाना बनाने में अम्मी का हाथ बचाने लगी। मुझे अब्बू की याद आ रही थी। मैं काम कर रही थी और मेरी आंखों से मुसलसल आंसू गिर रहे थे, मगर अम्मी ने एक बार भी आगे बढ़कर मेरे आंसू ना पहुंचे। मेरी दिल जोई न की। अम्मी ने खाने पीने का अच्छा एहतमाम किया था। कोरमा, कबाब, कोफ्ते, सलाद, आखिर में पुलाव को दम लगाया। मगरिब होने वाली थी। अम्मी ने कहा चलो अब तुम जाकर तैयार हो जाओ, मगरिब के फौरन बाद मेहमान आ जाएंगे। मैं सर झुकाए चली गई। मैंने अपने कपड़े इस्त्री किए। मगरिब की अजानें शुरू हो चुकी थी। मैंने वजू करके नमाज अदा की और अल्लाह से रो रो कर अपने अच्छे कल के लिए ढेरों दुआएं की। नमाज के बाद मैंने कपड़े पहने। अम्मी ने अपनी हल्की ज्वेलरी लाकर मुझे दी कि ये भी पहन लो और लिपस्टिक लगा लो। अम्मी के हुक्म के मुताबिक मैंने खुद को तैयार कर लिया।
थोड़ी ही देर में मेहमान आ गए। अम्मी ने दरवाजा खोला और बोली, अरे अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम वालेकुम। माशाअल्लाह, मैं आप लोगों का ही इंतजार कर रही थी। जमशेद बेटा नहीं आया? आंटी ने कहा, नहीं, वो शर्मीला बहुत है। उसने कहा कि आप लोग खुद ही चले जाएं। अम्मी बोली, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत सादतमंद बच्चा है। आंटी ने कहा, जी वो तो है। अम्मी बोली, आप लोग अंदर आ जाएं। अम्मी उन्हें अपने कमरे में ले गईं। अंकल और आंटी थे, यकीनन लड़के के माँ बाप होंगे। मैं अपने कमरे की खिड़की से छुपकर उन्हें देख रही थी। अचानक अम्मी की आवाज आई, विनेश। मैंने चौंक कर अम्मी की तरफ देखा। वो बोली, क्या हुआ, डर क्यों गई हो? मैंने नहीं में सर हिलाया। अम्मी ने कहा, चलो, लड़का नहीं आया है, इसलिए ज्यादा परेशान होने या शर्माने की जरूरत नहीं है। खाना लेकर आओ और टेबल पर लगाओ। मैंने हाँ में सर हिला दिया और अम्मी चली गई। मैं किचन में गई, खाना बर्तनों में डाला और कमरे के अंदर ले गई। मैंने मेहमानों को सलाम किया। उन्होंने सलाम का जवाब दिया। आंटी ने कहा, माशाअल्लाह काशिफा, बेटी तो बहुत खूबसूरत है, मुझे तो बहुत पसंद आई है। अम्मी ने कहा, जमशेद बेटा भी आ गया होता तो अच्छा होता। आंटी बोली, उसकी आप फिक्र ना करें, मेरे बेटे ने सब कुछ मुझ पर छोड़ा है। फिर आंटी ने अंकल को कोहनी मारते हुए कहा, क्यों जी, बताएं ना। अंकल बोले, जी जी बिल्कुल। आंटी ने मुझे अपने पास बिठा लिया, अपने पर्स से सोने की अंगूठी निकाली और मेरी उंगली में पहनाते हुए बोली, काशिफा, आज से बिनिश मेरी हुई। अम्मी बोली, जी जी मुझे तो कोई एतराज नहीं। मैं उठकर अपने कमरे में चली आई। छोटे बहन भाई बरामदे में बैठे खेल रहे थे। अम्मी के कमरे से गपशप और हंसने की आवाजें आ रही थी। इनके बिनिश के ससुराल से पैगाम आया है, अगले जुम्मे सादगी से बारात लेकर आएंगे, निकाह करेंगे और बिनिश को रुखसत करके ले जाएंगे। आप लोगों ने जिसको दावत देनी है दे दें और एहतमाम करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ सादगी से करेंगे। अम्मी इस पैगाम से बहुत खुश थीं। बोली, आप सच पूछे तो बिनिश की किस्मत अच्छी है, लड़का बीए पास है, प्राइवेट कॉलेज में क्लर्क है। चलो, आज प्राइवेट नौकरी कर रहा है, अल्लाह ने चाहा तो कल को सरकारी नौकरी भी लग जाएगी। बिनिश से 4-5 साल ही बड़ा होगा, ज्यादा उम्र भी नहीं है, ऊपर से उन लोगों का जहेज का लालच भी नहीं है। आप बताएं, ऐसे आइडियल रिश्ते आजकल कहाँ मिलते हैं? सिर्फ जहेज ही मांग लेते तो ये शादी कभी ना हो पाती। यहाँ कमाने वाला कौन है जो जहेज जोड़ेगा? अतीका फुप्पो बोली, अच्छी बात है काशिफा, देखने में तो सब अच्छा ही लग रहा है, अल्लाह बच्ची के नसीब अच्छे करे। अम्मी कहने लगी, हाँ बिल्कुल, और लड़की का अपना नसीब भी तो होता है, बंदा अपनी तरफ से तो अच्छा ही करता है। उसी दिन रात के खाने पर अम्मी ने ददियाल और ननियाल के सारे बुजुर्गों को घर बुला लिया और उनके सामने सारा मामला रखा। कुछ बुजुर्ग तो इस रिश्ते पर राजी थे, जबकि कुछ इसलिए नाराज थे कि सब कुछ खुद तय कर लिया है तो हमें बुलाने की क्या जरूरत थी। काफी देर बहस चलती रही। बहरहाल अम्मी ने उन्हें राजी कर लिया, और रिश्ते नाराज भी कितनी देर रहते हैं। खैर, मेरी शादी की जिम्मेदारी सब बुजुर्गों ने आपस में बांट ली। दादा ने मेहमानों को खाना खिलाने की जिम्मेदारी खुद ले ली। बड़े चचा ने कहा, बेटी का मामला है, बिल्कुल खाली हाथ तो नहीं भेज सकते, वरना लोग क्या कहेंगे। मुझे फर्नीचर देने की जिम्मेदारी बड़े और छोटे चाचा ने ले ली, और भी घर का कुछ जरूरी सामान देने की जिम्मेदारी खानदान के कुछ और बुजुर्गों ने ले ली। दादा ने सबको तनबीह की, जिसने जो देना है परसों तक यहाँ पहुँचा दे, ताकि शादी से पहले हम अपनी बेटी का सामान उसके ससुराल पहुँचा दें। जितनी हमारी हैसियत है उतना ही देंगे, मगर बिल्कुल खाली हाथ बेटी को रुखसत करना हमारी बेइज्जती है। मेरी शादी के सारे इंतजामात कर लिए गए। जुमेरात वाले दिन शाम के वक्त बड़े चचा का छोटा बेटा आदिल, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, घर आया, अम्मी के कमरे में गया और उनसे बातें करने लगा। मैं भी अम्मी के कमरे में जाने लगी, मगर उनकी बातें सुनकर बाहर ही रुक गई। आदिल अम्मी से कह रहा था, चची आप इस शादी के लिए बहुत जल्दी कर रही हैं। अम्मी बोली, देखो बेटा, ये उम्र ही ऐसी है, जवानी में किसके किस्से नहीं होते, मगर शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। और बिनिश को उसकी सास और ससुर खुद ले जा रहे हैं।
तो क्या वो बिनिश की जिम्मेदारी नहीं लेंगे? तुम फिक्र मत, खुद ले जा रहे हैं। तो क्या वो बिनिश की जिम्मेदारी नहीं लेंगे? तुम फिक्र मत करो, कुछ नहीं होता। जुम्मे का दिन आन पहुंचा। जुम्मे की नमाज के बाद मेरी बारात में आना था। अम्मी ने मोहल्ले की ही एक पार्लर वाली को घर बुला लिया था। वो सुबह 10 बजे ही आ गई। उसने मुझे तैयार किया, दुल्हन बनाया। जुम्मे के बाद बारात आ गई। मेरा निकाह हुआ। उसके बाद मेहमानों को खाना खिलाया गया। खाने के बाद मेरी रुखसती हो गई। घर से रुखसत होते हुए मेरा दिल अम्मी अब्बू को याद करके खून के आंसू बहा रहा था। ये कैसी रुखसती थी? मेरे सर पर हाथ रखने के लिए ना मेरी माँ जिंदा थी, ना मेरा बाप जिंदा था। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे लावारिसों की तरह मुझे जल्दबाजी में घर से निकाला जा रहा हो। मुझे गाड़ी में बिठाया गया और गाड़ी अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गई। तकरीबन 20 मिनट के बाद मेरा ससुराल आ गया। गाड़ी घर के अंदर दाखिल हुई। मेरे साथ मेरी वही खाला आई थी जिन्होंने मुझे 3 साल तक पाला था। मेरे ससुर ने गाड़ी का दरवाजा खोला। मेरे शौहर फ्रंट सीट पर बैठे थे। वो गाड़ी से निकले और तेज तेज कदम उठाते अंदर चले गए। मैं और खाला गाड़ी से बाहर निकल आए थे। मेरी सास ने फौरन मुझे बाजू से पकड़ा और मेरे माथे पर बोसा देते हुए बोली, माशाअल्लाह, अल्लाह नजरे बद से बचाए। मेरी बहू तो गजब ढा रही है। अम्मी मुझे पकड़े अंदर की तरफ चल पड़ी। मेरा बेटा बहुत थक चुका है। आज उसकी सुबह से ही तबीयत भी ठीक नहीं थी, लेकिन अपनी इतनी प्यारी दुल्हन को देखेगा तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मेरी सास मुझे लेकर मेरे कमरे में चली आई। उन्होंने मुझे बेड पर बिठाया, मेरे सामने बैठ गईं और बोली, बेटा, मेरी दुआ है कि तुम इस घर के लिए बाबरकत साबित हो और मेरे बेटे को हमेशा खुश रखो। वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। बस तुमने मेरे बेटे का दिल जीतना है, उसे खुश रखना है। जमशेद मेरा छोटा और लाडला बेटा है। बड़ा बेटा तो मुल्क से बाहर गया हुआ है, वही शादी करके वही सेटल्ड हो गया है। मैं चाहती हूँ कि मेरा छोटा बेटा हमेशा मेरे करीब रहे। तुम समझ रही हो ना? मैंने हाँ में सर हिला दिया। वो बोली, चलो अब तुम भी थकी हुई हो, इसलिए मैं तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। ये कहकर वो कमरे से चली गईं। उनके जाने के बाद खाला मेरे पास बैठ गईं और बोली, बिनिश, आज से मुझे अपनी माँ की तरह समझो। तुम्हें कोई भी तकलीफ हो, कोई भी परेशानी हो, बिला झिझक मुझे फोन कर देना। अल्लाह करे कि तुम्हारी जिंदगी का ये सफर तुम्हारे लिए नेक साबित हो। मैं बस यही कहूंगी कि मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाना। तुम आराम करो, मैं अब चलती हूँ। ये कहकर खाला कमरे से चली गई। खाला के जाने के बाद मेरे शौहर कमरे में आए। उन्होंने सोने की अंगूठी मेरे सामने रखी और सोफे पर दूसरी तरफ मुंह करके लेट गए। मैं हैरत से उसके अंदर सोने की अंगूठी थी। मैंने डब्बी दोबारा बंद की और उसे साइड टेबल पर रख दिया। मैं काफी देर बुद्ध बनी बैठी रही, फिर उसी तरह तकिए पर सर रख कर लेट गई थी। थकावट इतनी थी कि लेटते ही मुझे नींद आ गई। सुबह मेरी आंख खुली। मेरे शौहर मेरा बाजू हिलाकर मुझे जगा रहे थे। उठ जाओ बिनेश, उठ जाओ। मैं डर कर उठ बैठी। वो बोले, अपने जेवरात उतारो और अपना हुलिया दुरुस्त करके बाहर नाश्ते के लिए आ जाओ। मैंने कहा, जी अच्छा। ये कहकर वो अटैच बाथ में चले गए। मैं उठी। मैंने अपने जेवरात उतारे, उन्हें अलमारी में रखा। अलमारी से अपने कपड़े निकाले। इतने में मेरे शौहर बाथरूम से बाहर आ गए और कमरे से बाहर चले गए। मैं फ्रेश हुई, अपने लहंगे को समेट कर अलमारी में रखा। इतने में बड़ी खाला मेरे कमरे में आ गई और मेरा सादा लिबास देखकर बोली, अरे बिनेश, ये क्या पहन रखा है? तुम नई नवेली दुल्हन हो, खुद को दुल्हन की तरह सजा बनाकर रखो। मैंने कहा, खाला, ये कपड़े हल्के फुल्के हैं। वो बोली, दफा करो हल्के फुल्के को। यही तो चंद दिन है कि दुल्हन की तरह बन संवर कर रहो, फिर यही हल्के फुल्के कपड़े पहनकर घर के काम ही तो करने हैं। खाला ने अलमारी से भारी काम वाले कपड़े निकाले, मुझे दुल्हन की तरह तैयार किया। बाहर अम्मी ने हमारा नाश्ता भिजवा दिया था। नाश्ते के बाद मेरे शौहर ने हमें घर पहुंचाया। मैं 3 दिन मेहमानों की तरह घर रही। खाला भी मेरे साथ रही। खाला ने सिर्फ मुझसे इतना कहा, बिनेश, तुम्हारा शौहर पढ़ा लिखा है, खुश शक्ल है, मगर मैंने महसूस किया है कि उसका लहजा बहुत सर्द है। शायद मेरा वहम हो, लेकिन मेरा बच्चा, मेरी एक बात याद रखना, मुझसे कभी कुछ ना छुपाना। मेरी बहन की एक ही निशानी है,
میں نہیں چاہتی کہ زندگی کے اس مشکل سفر میں میری بھانجی کو ماں کی کمی محسوس ہو۔ ابتدائی رسمیں پوری ہوئیں اور زندگی معمول پر آ گئی۔ میرے شوہر بلا ضرورت مجھ سے بالکل بات نہ کرتے۔ میری ساس بھی یہ سب دیکھ رہی تھی، مگر وہ کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے ہنس کر ٹال جاتی۔ ان کی بس ایک ہی بات ہوتی، تم پریشان مت ہونا، میرا بیٹا ایسا ہی ہے۔ لیکن پریشان کیسے نہ ہوتی؟ میرے شوہر اور میرے بیچ فاصلے بہت زیادہ تھے۔ ہم ایک ہی چھت کے نیچے ایک ہی کمرے میں دو اجنبیوں کی طرح رہتے۔ ایک دن میرے شوہر ڈیوٹی سے آئے، بہت تھکے ہوئے لگ رہے تھے۔ وہ آتے ہی یہ کہہ کر بستر پر لیٹ گئے کہ مجھے کوئی نہ ہلائے، بہت تھکا ہوا ہوں اور نیند آئی ہوئی ہے۔ میں نے سوچا کہ انہیں کہوں کھانا کھا کر سو جائیں۔ جیسے ہی میں ان کے پاس گئی، میں نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا اور بولی کھانا کھا کر سو جائیں۔ انہوں نے پلٹ کر میری طرف دیکھا، وہ اٹھ کر بیٹھے، مجھے زور سے تھپڑ مارا اور بولے تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ میرے قریب آؤ؟ آئندہ یہ غلطی مت کرنا۔ اس کے بعد وہ اٹھے، انہوں نے میری کلائی پکڑی، مجھے کھینچتے ہوئے کمرے سے باہر دھکا دے دیا۔ سامنے میری ساس کھڑی دیکھ رہی تھی۔ میرے شوہر نے ان سے کہا امی اپنی بہو کا انتظام کسی اور کمرے میں کر دیں۔ جب سے یہ اس گھر میں آئی ہے میں صوفے پر سو کر تھک چکا ہوں، مجھے یہ دوبارہ اس کمرے میں نظر نہ آئے۔ یہ کہہ کر انہوں نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ میں اپنے گال پر ہاتھ رکھے فرش پر گری ہوئی تھی۔ میری ساس تھوڑی دیر تو خاموشی اور حیرت سے مجھے کھڑی دیکھتی رہی، پھر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں اٹھی اور کچن میں چلی گئی۔ کچن میں ہی ایک کونے میں بیٹھ کر رونے لگی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے۔ ایک بات تو طے تھی، میرے شوہر کو شروع سے ہی مجھ میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اگر ایسا ہی تھا تو انہوں نے مجھ سے شادی کیوں کی تھی؟ میری زندگی برباد کرنے کا انہیں کیا حق تھا؟ نہ جانے کب تک سسکیاں لیتی، میں وہی فرش پر ہی سو گئی۔ اٹھو بنیش، شام ہو گئی ہے۔ میری ساس کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میری ساس نے چائے کا برتن چولہے پر رکھا اور بولی شام کے کھانے کی تیاری کرنی ہے۔ میں اٹھی اور کچن سے باہر چلی آئی۔ میں نے منہ ہاتھ دھویا، اتنے میں میری ساس نے کہا جمشید کے کمرے کے پاس والے کمرے میں فی الحال شفٹ ہو جاؤ، جمشید چلا گیا ہے، کمرے کی صفائی کرو اور اپنا سامان وہاں شفٹ کر لو۔ میں نے کہا امی اگر جمشید مجھ سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتے تھے تو آپ نے زبردستی میری شادی ان سے کیوں کرائی؟ میری ساس نے غصے میں میری طرف دیکھا اور بولی اس لیے کرائی تاکہ وہ اسے بھول جائے جس کے عشق میں وہ پچھلے کئی سال سے پاگل ہے۔ اس لیے کرائی کہ میں اس کی وہاں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ اچھی سی لڑکی لے آؤں گی جو اس کا دل جیت لے گی۔ آہستہ اپنے چہرے پر مسکراہٹ مشکل سے آتی ہے، وہ کسی اور کو کیا خوش رکھے گی؟ ارے کلموہی، نہ تجھ میں شوخی ہے، نہ ادائیں ہیں، نہ تیری آنکھوں سے محبت جھلکتی ہے، وہ تیرے ساتھ کیا خوش رہے گا؟ چل دفع ہو یہاں سے۔ میری ساس نے مجھے اتنی زور سے ڈانٹا کہ میں ڈر گئی۔ میں خاموشی سے کمرے کی طرف چل پڑی جہاں میں نے اپنی تنہائی کاٹنی تھی۔ میں نے کمرے کی صفائی کی، اپنا سارا سامان کمرے میں شفٹ کیا۔ کچن میں آئی تو میری ساس کھانا تیار کر چکی تھی۔ کہنے لگی کھانا بن چکا ہے، اب تو صرف سلاد کاٹ لے۔ میں اپنے کمرے میں لیٹی خلاؤں میں گھور رہی تھی، نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ساس کی باتیں میرے کانوں سے گونج رہی تھی کہ نہ مجھ میں شوخی ہے، نہ ادائیں ہیں، نہ میری آنکھوں سے محبت جھلکتی ہے۔ شاید وہ درست تھی، مگر مجھ میں یہ سب کیسے آتی؟ ماں کی جدائی اور پھر سوتیلی ماں کی بے رخی نے کبھی شوخ و چنچل ہونے ہی نہیں دیا۔ ایک مسکراہٹ تھی جو ابو کے ساتھ جانے کے بعد اگر میری سوتیلی ماں مجھے اپنے بچوں جیسا پیار دیتی تو شاید میں سنبھل جاتی، میری طبیعت میں اتنا روکھا پن نہ ہوتا۔ مگر انہوں نے تو ابو کے جانے کے بعد مجھے گھر سے نکالنے میں دیر نہ کی، بلکہ میرے دل کی آواز ہی نہ سنی کہ میں کیا چاہتی ہوں۔ ایسے میں میرے چہرے پر مسکراہٹ کہاں سے آتی؟ سسرال آئی تو شوہر نے کسی فالتو سامان کی طرح اٹھا کر کمرے سے باہر پھینک دیا۔ اب ان حالات میں عورت چاہے مرد کے لیے اہمیت رکھتی ہو یا نہیں، مرد کا دل جیتنے کی ذمہ داری بھی اسی کی ہوتی ہے۔ آخر چند دن بعد مجھ پر انکشاف ہوا کہ میرے سسر اور ان کے چھوٹے بھائی اکٹھے کاروبار کرتے تھے۔ کاروباری معاملات میں دونوں بھائیوں کے درمیان انبن ہو گئی اور بات لڑائی جھگڑے تک جا پہنچی۔
मेरे ससुर के भाई के मुताबिक कारोबार में नुकसान हो रहा था, जबकि मेरे ससुर के मुताबिक उनका भाई उन्हें धोखा दे रहा था। ना जाने कसूर किसका था। आखिर चंद दिन बाद मुझ पर इंकशाफ हुआ कि मेरे ससुर और उनके छोटे भाई इकट्ठे कारोबार करते थे। कारोबारी मामलात में दोनों भाइयों के दरमियान अनबन हुई और बात लड़ाई झगड़े तक जा पहुंची। मेरे ससुर के भाई के मुताबिक कारोबार में नुकसान हो रहा था, जबकि मेरे ससुर के मुताबिक उनका भाई उन्हें धोखा दे रहा था। न जाने कसूर किसका था, मगर लगने वाली इस आग को किसी ने बुझाने की कोशिश न की, बल्कि हर कोई साहब हैसियत जलती पर तेल का काम कर रहा था। उसका नतीजा ये निकला कि गलत फहमी दो भाइयों को दुश्मनी तक ले आई। मेरे शौहर जमशेद और उनके चचा की बेटी किरण एक दूसरे को पसंद करते थे। अगर किसी का ज्यादा नुकसान हुआ तो वो नुकसान मेरे शौहर और किरण का था। सबको ही इल्म था कि जमशेद और किरण एक दूसरे को पसंद करते हैं, लिहाजा जमशेद के चचा ने जमशेद को सख्ती के साथ तनबीह की कि वो किरण को भूल जाए और इस दरवाजे पर दोबारा कभी ना आए। मगर मोहब्बत कब किसी की मानती है। जमशेद ने खुफिया तौर पर अपनी कजन के साथ राब्ता रखा हुआ था। वो उसे कोर्ट मैरिज के लिए राजी करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन किरण कोर्ट मैरिज के लिए तैयार नहीं हो रही थी। उसकी एक ही जिद थी कि ताया और ताई को बनाकर हमारे घर लेकर आओ, लेकिन मेरी सास ने वहां जाने से साफ साफ इनकार कर दिया और साथ ही ये भी कह दिया कि वो किसी सूरत किरण को बहू तस्लीम नहीं करेगी। मेरी सास ने फौरन बेटे के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया कि वो बेटे की शादी कर देगी तो बेटा सब कुछ भूल जाएगा और पीछे हट जाएगा। मगर वो ये नहीं जानती थी कि कभी कभी मोहब्बत की आग सब कुछ जलाकर राख कर देती है। मेरे शौहर ने खुद को तन्हा कर लिया था, क्योंकि उन्हें ना माँ समझने के लिए तैयार थी ना महबूबा। लेकिन किरण कोई आम लड़की नहीं थी, वो एक बहादुर लड़की थी। उसने अपने घर में फैसला सुना दिया था कि वो शादी करेगी तो जमशेद के साथ ही करेगी और साथ ही जमशेद को भी पाबंद कर दिया था कि अपने माँ बाप को भी राजी करे। अब न जाने वो इस खानदानी दुश्मनी को खत्म करना चाह रही थी या हर हाल में अपना असर ऊंचा रखना चाहती थी, नहीं मालूम। मैं सोच में पड़ गई कि मैं एक बेसहारा और कमजोर लड़की जमशेद के लिए क्या कर सकती थी। तो मैंने एक फैसला किया। मैंने मौका देखकर अपने शौहर से बात की। भले वो मुझसे बात ना करते थे, लेकिन इंतहाई बेरुखी से मेरी बात सुन लिया करते थे। फिर चाहे वो जवाब दें या ना दें, उनकी मर्जी होती थी। बहरहाल एक दिन वो शाम के वक्त घर आए। मैं उनके कमरे में चली गई और बोली, आपके कमरे में आने के लिए माजरत चाहती हूँ, लेकिन मैंने आपसे जरूरी बात करनी थी। उन्होंने दूसरी तरफ मुंह फेर लिया, मगर मैं बोलती गई, आपका मुझसे यूं नाराज होना बनता नहीं है, क्योंकि आप दिल के हाथों मजबूर हैं और मैं नसीब के हाथों। मैं कभी भी आपको तंग नहीं करूंगी। एक कोने में चुप करके पड़ी रहूंगी। अम्मी कहती है कि मैं चुप करके पड़ी रहूंगी। अम्मी कहती है कि मैं शोख चंचल नहीं हूँ, मुझ में अदाएं नहीं है। इसकी वजह यह है कि मैं जिंदगी नहीं जी रही, सिर्फ वक्त गुजार रही हूँ। मगर मैं दिल से चाहती हूँ कि आप अपनी जिंदगी जिएं। आप किरण से शादी करके इसे घर ले आएं। मेरे शौहर ने चौंक कर मेरी तरफ देखा और बोले, क्या तुम्हें किरण के यहाँ आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? मैंने कहा, फर्क उसे पड़ता है जिसकी कोई हैसियत होती है। ये कहकर मैं कमरे से निकल आई। मेरे घर का दरवाजा कौन सा मेरे लिए खुला था। बेहतर था कि मैं चुप करके एक कोने में पड़ी रहती। सर पर छत तो थी, क्या मालूम इसी तरह मेरे शौहर मुझसे राजी हो जाते। रिश्ते कुर्बानी मांगते हैं, तो मैं कुर्बानी की पहल कर चुकी थी। मेरे शौहर ने किरण के साथ राब्ता तेज कर दिया और उसे मनाने की सरतोड़ कोशिशें करने लगे। आखिर 2 हफ्ते की मुसलसल कोशिश के बाद मेरे शौहर चचा के घर चले गए। किरण घर पर अकेली थी। जमशेद उसे कोर्ट मैरिज के लिए राजी करने लगने की कोशिश कर रहे थे कि एक बार शादी हो गई तो सब मान जाएंगे, मैं सबको मना लूंगा। जब तक शादी नहीं होती सब हमें अपनी मर्जी के मुताबिक दबाने की कोशिश करते रहेंगे। इतने में जमशेद के चचा इत्तेफाक से अचानक घर चले आए। वो जमशेद को किरण के साथ देखकर आग बगोला हो गए और जमशेद को संगीन नताइज की धमकियां देने लगे। मगर जमशेद भी फैसला करके गया था। अना की जंग में अक्सर इंसान हार जाते हैं और अना जीत जाती है। जमशेद ने किरण का हाथ पकड़ लिया और बोला, चचा आज आप जो कुछ भी कर लें, आज मैं किरण को अपने साथ लेकर जाऊंगा। ये देखकर चचा का खून खौल उठा। वो अपनी बंदूक निकाल लाए। किरण ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, मगर
ان کے غصے نے ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی تھی۔ جمشید اپنے سگے چچا کے ہاتھوں دنیا سے چلا گیا۔ انا کی ایک کہانی ختم ہوئی مگر نسلیں تباہ کر گئی۔ ہمارے گھر میں صفے ماتم بچھ گیا۔ آنسو تھے کہ خشک ہی۔ میں نے تو چاہا تھا کہ جمشید اور کرن ایک ہو جائیں۔ شاید اسی طرح میں اپنے شوہر کے دل کے کسی کونے میں تھوڑی سی اپنی جگہ بنا لوں، مگر یہ تدبیر بھی الٹی پڑ گئی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ میرا شوہر اناؤں کی جنگ میں ہار جائے گا۔ میرے شوہر کے قل ہوئے سارے مہمان چلے گئے۔ میری ساس شاید مجھ سے کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن میرے سسر نے انہیں چپ کرا دیا۔ میری عدت کے دن شروع تھے۔ سب مہمانوں کے جانے کے بعد میری ساس جو پہلے سے ہی بری طرح رو رہی تھی میرے سسر پر برس پڑی۔ آپ نے اس بدبخت کو جانے کیوں نہیں دیا؟ اچھا بھلا اس کی خالہ اسے لے کر جا رہی تھی۔ میرے سسر بولے، یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ صرف تمہارا بیٹا اس دنیا سے نہیں گیا، اس کا شوہر بھی اس دنیا سے گیا ہے۔ اس کی عدت کے دن ہیں تو کیا میں اسے گھر سے نکال دوں؟ میری ساس بولی، ہاں نکال دیں، یہ منحوس ہے، اسے پیدا کرنے والی اس کی ماں دنیا سے چلی گئی، اس کا باپ چلا گیا۔ ارے اس کی سوتیلی ماں سمجھدار تھی کہ اس نے جلدی سے گھر سے نکالا۔ میں تو اسے اپنے گھر روشنی بنا کر لائی تھی، مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ میرے بیٹے کو ہی کھا جائے گی۔ میرے سسر بولے، خدا کا واسطہ حلیمہ، تم کیسی دقیانوسی باتیں کر رہی ہو؟ اس لڑکی کی حالت تو دیکھو، تمہارے بیٹے نے ایک دن اسے اپنی بیوی تسلیم نہیں کیا۔ میں تمہیں منع کرتا رہا کہ جو تمہارا بیٹا کر رہا ہے اسے کرنے دو، پرائی بچی کی زندگی برباد مت کرو، مگر تم نے میری ایک نہ مانی۔ اب تم مزید خدا کی ناراضگی مول مت لو۔ یہ سنتے ہی میری ساس آگ بگولا ہو گئی۔ میری ساس نے مجھے بازو سے پکڑا اور کھینچتے ہوئے باہر لے جاتے ہوئے بولی، میں تجھے یہاں رہنے نہیں دوں گی، منحوس، چل نکل میرے گھر سے۔ میں اپنی ساس کی منت کرنے لگی، امی خدا کے لیے مجھے چھوڑ دے، میں بے قصور ہوں۔ میرے سسر نے یہ دیکھا تو وہ بھی ہمارے پیچھے بھاگتے چلے آئے۔ میری ساس نے باہر کا گیٹ کھولا، اس سے پہلے کہ وہ مجھے گلی میں دھکا دیتی، میرے سسر نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولے، بس کر دو حلیمہ، بس کر دو، ہم سب کو تماشا مت بناؤ۔ انہوں نے گیٹ بند کر دیا، میرا ہاتھ ساس سے چھڑایا اور بولے، دنیش تم اندر اپنے کمرے میں جاؤ۔ میں روتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ یہ گھر میرے لیے مسافر خانہ ثابت ہوا تھا۔ یہاں رہنے کی میری مدت ویسے تو پوری ہو چکی تھی، سسر کی ٹیک کی وجہ سے میں یہاں اپنی عدت پوری کر رہی تھی۔ میری ساس کا بڑا بیٹا جو باہر ملک رہتا تھا اور جنازے پر بھی نہیں آ سکا تھا، وہ بھی صبح شام فون کر رہا تھا۔ اس نے میری ساس سے کہا کہ میرے پاس آ جائیں، وہاں رہ کر کیا کرنا ہے؟ بھائی دنیا سے چلا گیا، رشتے ختم ہو گئے، اب یہاں کس کے لیے رکنا ہے؟ میری ساس بھی یہاں رکنے کے لیے تیار نہ تھی، لیکن میرے سسر نے کہا کہ بیٹا فوراً نہیں آ سکتے، 4-5 مہینے تو لگ ہی جائیں گے کاروباری معاملات سمیٹنے میں۔ بہرحال میری عدت پوری ہوئی۔ ادھر میری ساس نے الارم دینا شروع کر دیا کہ اس لڑکی کو اس کے گھر بھیجیں اور مجھے میرے بیٹے کے پاس۔ میرے سسر نے میرا سامان اور مجھے میرے گھر پہنچا دیا۔ میں اپنے سسرال میں صرف 6 مہینے رہی تھی، 3 مہینے شادی کے اور 3 مہینے عدت کے۔ گھر پہنچی تو ایسی اجڑی حالت میں جو کبھی درست نہ ہو سکی۔ یہاں ایک اور امتحان میرا منتظر تھا۔ یقیناً میری سوتیلی ماں نے مجھے جلد از جلد گھر سے اسی لیے نکالا تھا کہ میں منحوس تھی، لیکن میں تو لوٹ کر پھر یہاں آ گئی تھی۔ اب وہ میرے ساتھ کیا کرنے والی تھی اللہ جانتا تھا۔ میں نے گھر کے اندر قدم رکھا تو میری سوتیلی ماں نے مجھے دیکھتے ہی منہ پھیر لیا۔ اس سے مجھے سمجھ آ گئی کہ میری سختیوں کا ایک دور ختم ہوا تو دوسرا شروع ہو گیا ہے۔ امی نے میرے جہیز کا سامان چھت والے کمرے میں رکھوا دیا اور مجھے بھی حکم دے دیا کہ نیچے اس وقت تک نہ آیا کرو جب تک ان کا حکم نہ ہو۔ مجھ پر منحوس ہونے کی ایسی چھاپ لگ چکی تھی کہ ہر کوئی مجھ سے ڈرنے لگا تھا، یہاں تک کہ خاندان والے بھی مجھ سے سیدھے منہ بات نہ کرتے، بلکہ اگر میں نیچے ہوتی اور کوئی مہمان آ جاتا تو خاص طور پر مجھے اوپر بھیج دیا جاتا، یا مہمان اتنے خوفزدہ نظروں سے مجھے دیکھتے کہ میں خود ہی چھت پر چلی آتی۔ چھت والے کمرے کی حالت کچھ خاص اچھی نہ تھی۔ کباڑ کا کافی سامان پڑا تھا جو میں نے کمرے سے باہر نکال کر رکھ دیا تھا۔ دن ہو یا رات تنہا اس کمرے میں پڑی رہتی۔ بہن بھائیوں سے بات کرنے کی اجازت نہ تھی، نہ ہی چھوٹے بھائی کو گود میں لے سکتی تھی۔
बड़ी खाला ने मुझे अपने घर ले जाना चाहा, मगर उनकी सास ने उन्हें सख्ती से मना कर दिया। वो भी पुराने ख्यालात की मालिक थी, लिहाजा मेरी नहुसत से वो अपने घर को बचाना चाहती थी। सोच सोच कर मेरा दिमाग फटने लगा था। मेरे आंसू खुश्क होने का नाम ही नहीं ले रहे थे, जैसे आंखों में कोई साथी, मगर वक्त ना गुजरता। एक दिन छोटे बहन भाई स्कूल गए हुए थे और अम्मी भी छोटे को गोद में लेकर न जाने कहाँ चली गई थी। मैंने छत से उन्हें घर से बाहर जाते देखा तो नीचे चली आई। अब्बू के कमरे में गई। अब्बू की बहुत याद आ रही थी। मैंने अलमारी खोली, अब्बू की वास्कट पड़ी थी। मैंने अब्बू की वास्कट निकाली और अपने सीने से लगाकर रोने लगी। बहुत दिन के बाद खाली घर मिला था। दिल कर रहा था जोर जोर से रोऊं, शायद दिल को करार आ जाए, कि अचानक मेरे कानों से आवाज टकराई, विनेश। मैंने चौंक कर देखा, बड़े चचा का बेटा मेरा कजन आदिल खड़ा था। मैं जमीन पर बैठी रो रही थी। आदिल बोला, मत रो विनेश, उठ जाओ। मैं खड़ी हो गई। वो बोला, तुम्हारा कसूर नहीं है। तुम्हारे निकाह से एक दिन पहले मैं चची को यही बताने के लिए आया था कि तुम्हारी शादी वहां ना करें, क्योंकि उस लड़के का अपनी कजन के साथ अफेयर चल रहा है। और सिर्फ अफेयर ही नहीं, बल्कि ये शादी भी उसकी मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती की जा रही है, ऐसे में तुम्हारा मुस्तकबिल क्या होगा? मगर चची ने मेरी एक ना मानी। मैंने कहा था कि वो कुछ दिन इंतजार कर लें, अगर वो तुम्हारी शादी जल्दी भी करना चाहती हैं तब भी तुम्हारे लिए कहीं और रिश्ता देखते हैं, मगर वो ना मानी। उन्होंने हर जिम्मेदारी का बोझ तुम्हारे ऊपर डालकर तुम्हें रुखसत कर दिया। आखिर क्या हुआ? तुम्हारी जिंदगी खराब हो गई। आदिल ये कहते हुए मेरी तरफ बढ़ा। देखो विनेश, मैं चाहता हूँ कि पीछे से आवाज आई, रुक जाओ आदिल। आदिल रुक गया। उसने मुड़कर देखा, कमरे के दरवाजे पर अम्मी खड़ी थी। वो गुस्से से हमें देख रही थी। बोली, किसकी इजाजत से अंदर आए हो? आदिल परेशान हो गया और बोला, चची, ये मेरे चचा का घर है, मुझे यहाँ आने के लिए किसी की इजाजत नहीं चाहिए। अम्मी चिल्लाई, तुम्हारे चचा इस दुनिया में नहीं रहे, इसलिए अगर मैं घर पर नहीं हूँ तो तुम्हें बाहर वाले दरवाजे से वापस लौट जाना चाहिए। आदिल बोला, चची आप ज्यादती कर रही हैं। अम्मी चिल्लाते हुए बोली, मैं इस घर की इज्जत को खाक में नहीं मिलाना चाहती। समझ गए तुम? तुम्हारे सामने जो मासूम सूरत खड़ी है, उसकी नहुसत से घर के घर बर्बाद हो गए। अब क्या तुम बर्बाद होना चाहते हो? आदिल खामोश था, कुछ न बोला। वो चंद लम्हे अम्मी को देखता रहा, फिर खामोशी से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद अम्मी मेरी तरफ आई। उन्होंने अब्बू की वास्कट मेरे हाथ से खींचकर बेड पर फेंकी और मुझे बालों से घसीटते हुए कमरे से बाहर ले आई। मैंने कहा, अम्मी खुदा के लिए मुझे छोड़ दें, मैं दोबारा कोई गलती नहीं करूंगी। अम्मी ने मेरे बालों को खींचते हुए कहा, तुझे गलती करने के लिए मैं जिंदा छोड़ूंगी, तब तू गलती करेगी ना? अम्मी ने मुझे जमीन पर धक्का दिया और करीब रखी छड़ी उठाने के लिए लपकी के इसी असना में मैं उठी और तेजी से छत की तरफ दौड़ लगा दी। मैं कमरे में घुसी। मैंने दरवाजा अंदर से बंद करके कुंडी लगा दी और अम्मी भी ऊपर आ गईं। उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की और बोली, खोल दरवाजा, अब अंदर क्यों छुप गई है? खोल दरवाजा, ताकि आज मैं तेरा किस्सा हमेशा के लिए खत्म कर दूं। मगर मैंने दरवाजा ना खोला। अम्मी नीचे चली गईं। हर तरफ खामोशी छा गई। मैं वहीं फर्श पर बैठकर रोने लगी। क्या करूं, कहाँ जाऊं? इस घर को छोड़ भी दूं तो कहाँ जाऊंगी? अचानक एक जिनज़ादा नमूदार हुआ और बोला, सुभान अल्लाह। मैं आंखें फाड़े इससे देख रही थी। मैं चिल्लाई, कौन हो तुम? यहाँ कमरे में कैसे आए? मैं उठी कि दरवाजा खोलूं कि इतने में जिनज़ादे ने आगे बढ़कर मेरी आंखों पर अपना हाथ रख दिया। इससे पहले कि मेरी चीख निकलती मुझे नींद आ गई। जब मेरी नींद से आंख खुली, मैंने देखा कि मेरे सामने एक अजनबी औरत बैठी हुई थी। वो बोली, क्या तुम ठीक हो? उसे देखते ही मैं हड़बड़ा कर उठ बैठी। मैंने कहा, मैं कहाँ हूँ? ये कौन सी जगह है? वो औरत जगह है। वो औरत उठ खड़ी हो गई और बोली, घबराओ नहीं, तुम कोहक़ाफ में जिन्नात के दरमियान हो। मैंने दोनों हाथ अपने मुंह पर रख लिए और पीछे हटने लगी। जिनज़ादी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें तो इंसानों से डरना चाहिए। हमने तो अभी तुम्हें कुछ कहा ही नहीं। मेरा बेटा तुम्हें यहाँ लेकर आया है। उसने मुझे तुम्हारी सारी कहानी सुनाई है। हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं और बस शायद इसीलिए अल्लाह ने तुम्हें हमसे मिलाया है। तुम खुद को पुरसुकून करो, मैं थोड़ी देर बाद आऊंगी। ये कहकर जिनज़ादी कमरे से चली गई।
یہ مٹی سے بنا ایک کچا کمرہ تھا، زمین پر قالین بچھا ہوا تھا، کمرے میں مٹی کے چند برتن پڑے ہوئے تھے، میرے پیچھے ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی، میں جلدی سے اٹھی، کھڑکی سے باہر دیکھا، باہر جنات کے چند بچے کھیل رہے تھے، وہ کھیل میں اس قدر محو تھے کہ انہیں اپنے ارد گرد کی کوئی خبر نہ تھی، ان کے ہنسنے کی آوازیں اور قہقہے ہر طرف گونج رہے تھے، میں ان کا معصوم بچپن دیکھ کر مسکرانے لگی۔ تھوڑی دیر بعد میرے کمرے کا دروازہ کھلا، میں نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا، وہی جنزادی اندر آئی، مجھے دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولی، چلو میرے ساتھ آؤ، تمہیں بہت اچھی جگہ لے کر جاؤں گی۔ میں ڈرتے ڈرتے اس کے ساتھ چل پڑی، ہم کمرے سے باہر نکلے اور ایک سمت میں چل پڑے، یہ جگہ بہت اچھی تھی، صاف ستھری، زمین پر نرم نرم گھاس اگی ہوئی تھی، جگہ جگہ پھول کھلے ہوئے تھے، کچھ دور اونچے اونچے درخت ایک قطار میں لگائے گئے تھے، ادھر ادھر کچھ جنات چل پھر رہے تھے۔ جنزادی مجھے لے کر ایک کمرے کے اندر داخل ہو گئی، اس کمرے کا منظر بھی اندر سے پہلے والے کمرے جیسا تھا، سامنے جنزادی گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھی ہوئی تھی، وہ ہاتھ میں تسبیح لیے پڑھ رہی تھی، تسبیح دیکھ کر میں نے اندازہ لگایا کہ یہ مسلمان جن تھے۔ ویسے تو تمہیں بیٹھنے کی بجائے سونے کے لیے کہنا چاہیے، کیونکہ بہت عرصہ ہوا تم سکون کی نیند نہیں سوئی ہو۔ اس کی یہ بات سن کر میں نے نظریں جھکا لیں، وہ بولی دراصل ہمارا بیٹا تمہارے مکان کی چھت کے کمرے میں بہت دنوں سے رہ رہا تھا اور وہ تمہیں وہاں روتے تڑپتے دیکھتا، آخر اس نے مجھے بتایا اور میں نے تمہیں یہاں بلوا لیا۔ میں تم سے ڈھیروں باتیں کرنا چاہتی تھی اور یہ بھی چاہتی تھی کہ تم اپنے دل کی باتیں مجھ سے کہو، کیونکہ تم بھی اپنے دل کی باتیں کسی سے کرنا چاہتی ہو۔ میں نے کہا ہاں، مگر شاید مجھے اس کا حق نہیں۔ جنزادی بولی، جانتی ہو ہم اپنی مشکلوں پر قابو اپنے اعصاب کی وجہ سے پاتے ہیں، اعصاب اگر مضبوط ہوں تو آدمی بڑی سے بڑی آزمائش سے گزر جاتا ہے، اور اگر اعصاب کمزور ہوں تو آدمی خود سے ہی شکست کھا جاتا ہے۔ کبھی کبھی صرف 2 میٹھے بول انسان کا حوصلہ بڑھا دیتے ہیں، اور تمہیں 2 میٹھے بول کی ضرورت ہے جو تمہیں کہیں سے نہیں ملتے، اور اگر کہیں سے ملے تو ان کا راستہ روکا جاتا ہے۔ میں پہلے ہی بہت دکھی تھی، بولی میں کیا کروں، میں کیسے اپنی تقدیر بدلوں؟ جنزادی نے کہا واپس جاؤ، اللہ کے ساتھ دل لگاؤ، اپنے معاملات اس کے سپرد کر دو، مگر اس یقین کے ساتھ کہ وہ تمہیں مایوس نہیں لوٹائے گا، کیونکہ یقین ہی ہر مشکل کو ختم کرتا ہے اور ہر رشتے کو بناتا ہے۔ اور عادل کی شکل میں نظر آنے والی روشنی کو پکڑ لو۔ عادل کا نام سن کر میں نے چونک کر جنزادی کی طرف دیکھا، وہ مسکراتے ہوئے تسبیح پڑھ رہی تھی اور اس کی آنکھیں بند تھیں۔ وہ بولی تم جاؤ، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ پھر وہ مجھے گلاب کا پھول پکڑاتے ہوئے بولی، یہ پھول سنبھال کر رکھنا، یہ کوہ قاف کا خاص پھول ہے۔ میں نے گلاب کا پھول لے لیا، جیسے ہی میں نے گلاب کے پھول کو سونگھا مجھے نیند آ گئی۔ جب میری آنکھ کھلی میں چھت والے کمرے میں اپنے بیڈ پر سو رہی تھی، گلاب کا پھول میرے ہاتھ میں تھا، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا جو کچھ میں نے دیکھا وہ خواب تھا یا حقیقت۔ میں نے گلاب کا پھول تکیے کے نیچے رکھا، کمرے سے باہر نکل آئی، نیچے سے آوازیں آ رہی تھیں، میں نے جھانک کر دیکھا، بڑے چچا آئے ہوئے تھے، نہ جانے ان کے اور امی کے بیچ میں کیا باتیں چل رہی تھیں کہ امی اونچا اونچا بول رہی تھی۔ آخر چچا نے کہا، دیکھیں بھابی، بینش کو تمام عمر آپ نے گھر پر تو بٹھانا نہیں ہے، وہ میرے بھائی کی بیٹی ہے اور میرا بیٹا عادل اسے پسند کرتا ہے، لہٰذا یہ بات یہی ختم ہوئی، آپ بینش کو میرے حوالے کر دیں، اپنے بیٹے کے ساتھ اس کا نکاح بھی میں خود اپنے گھر پر پڑھا لوں گا۔ لیکن امی انتہائی تکبر کے ساتھ کرسی سے کھڑی ہوئیں اور بولی، بینش آپ کے بھائی کی بیٹی صحیح، مگر وہ میری بیٹی بھی ہے، چاہے سوتیلی ہی ہو، میں اس کی شادی وہیں کروں گی جہاں میں چاہوں گی۔ آپ جلد از جلد عادل کا گھر بسانے کی سوچیں تاکہ وہ بینش کو بھول جائے۔ امی کی یہ بات سن کر مجھے جنزادی کی بات یاد آ گئی، عادل کی شکل میں نظر آنے والی روشنی کو پکڑ لو۔ مجھے جمشید اور کرن یاد آ گئے، جن کی صرف محبت ہی نہیں زندگی بھی ان کے بڑوں کی انا کی نظر ہو گئی تھی۔ کرن بھی جمشید کو چاہتی تھی، مگر نہ جانے کس انا کی تسکین کی خاطر وہ جمشید کو مجبور کرتی رہی کہ وہ تایا اور تائی کو منا کر اسے گھر لے کر جائے، جبکہ جمشید کی ماں کی انا
उस घर में जाने से गुरेज करती थी। जमशेद इन दो अनाओं के दरमियान अपनी जिंदगी हार बैठा। अम्मी भी मेरे साथ वहीं कुछ करने लगी थी। यहाँ तो चचा खुद आदिल का रिश्ता लेकर आए खड़े थे, और न जाने अम्मी अपनी किस अना की तस्कीन के खातिर इस रिश्ते को ठुकरा रही थी, या वो मेरी जिंदगी तबाह करने का अज़्म कर बैठी थी। मगर मैं किरण नहीं बनना चाहती थी। चचा वापस जा रहे थे। मैंने छत से ही चचा को आवाज़ लगाई, चचा जान रुक जाएं। मेरी आवाज़ सुनकर चचा रुक गए। मैं सीढ़ियों से नीचे की तरफ भागी। मैं नीचे पहुंची और बोली, चचा जान मैं यहाँ नहीं रुकना चाहती, मुझे अपने साथ ले चलें। ये सुनकर अम्मी मेरी तरफ लपकी। बेनिश तुम। मगर चचा ने अम्मी को कहा, बस भाभी मैं आपकी इज्जत कर रहा हूँ, बस। ये सुनकर अम्मी वहीं खड़ी रह गईं। चचा ने मेरे सर पर हाथ रखा और बोले, बेटा तुम अपने कपड़े ले लो, तुम्हारा बाकी सामान मैं खुद मंगवा लूंगा। मैंने अपने कपड़े पैक किए और चचा के साथ उनके घर चली आई। 2 दिन के अंदर चचा जान ने मेरा निकाह आदिल के साथ पढ़वा दिया। आदिल मेरी जिंदगी में ठंडी हवा का झोंका बनकर आया। उसे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई। आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी मामूल पर आ गई और मैं भी एक नॉर्मल जिंदगी गुजारने लगी। एहसास हो गया कि मेरी सौतेली माँ की मेरे लिए नहूसत की गर्दान इंतहाई गलत थी। आदिल के साथ मेरी शादी को 4 साल बीत चुके हैं। मेरा एक चांद जैसा बेटा भी है, लेकिन मेरी सौतेली माँ ने मेरे साथ जो कुछ किया